ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग इनकैप्सुलेशन देखे थे, ठीक है। तो आज हम लोग उप्स का दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अच्छा, इनकैप्सुलेशन सबको क्लियर है यहाँ पर? इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम? तो अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। देखो, पॉलीमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर है। अगर उसको हम लोग रियल लाइफ से कंपेयर करें तो कुछ इस टाइप से है। लाइक अगर कोई ह्यूमन बीन है, ठीक है। लाइक अगर तुम ही हो, कोई स्टूडेंट है, ठीक है। तो वो हर आदमी के लिए कुछ कुछ और है। लाइक उसका अगर फादर है तो उसके लिए वो एक सन का रोल प्ले करता है। अगर उसका फ्रेंड है तो उसके लिए एक फ्रेंड का रोल प्ले करता है। अगर उसका ब्रदर है तो एज अ ब्रदर का रोल प्ले करता है। तो इस टाइप से हर आदमी के लिए अलग अलग रोल प्ले करता है। टीचर है तो उसके लिए स्टूडेंट हो गया, इस टाइप का। तो इसी टाइप का हम लोग का मेथड या फिर फंक्शन के साथ होता है। इसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो अगर पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट तुम लोग देखना चाहो तो या लिखना चाहो तो इस टाइप से लिख सकते हो। पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा enables an object to take as many forms. It allows treating treating objects of different classes in a uniform uniform way, providing they share a common interface or inheritance relationship। इसको एक बार पढ़ो और फिर ये चीज बताओ हमको। देखो, पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। हम इसका नाम अभी ले रहे हैं, तुम लोग को अभी लग रहा हो कि अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। अब इसको एग्जांपल देखो इसको। वेट, एक बार देखो इसको क्या लिखे हैं हम। उसको हमको बताओ ये चीज कि हम लोग कहाँ पढ़े हैं और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगा यहाँ पर। देखो क्या बोल रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा इनेबल्स एन ऑब्जेक्ट टू टेक एज मैनी फॉर्म्स। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को पावर देता है कि वो अलग अलग फॉर्म ले, अलग अलग टाइप का, ठीक है। It allows treating objects of different classes in a uniform way, providing they share a common interface or inheritance relationship। यहाँ बोला ये जा रहा है कि एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा लेकिन वो अलग अलग टाइप से काम करेगा हम लोग का। सोचो एक बार यहाँ पर क्या हो सकता है। हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं, ठीक ना। बट ये टर्म अभी नया लाया है, लेकिन इसमें जो आता है, जो कॉन्सेप्ट है इसका, वो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो सोचो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगा यहाँ पर। जावा में पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहाँ यूज किए हम लोग पहले। किसी को आ रहा है ध्यान में?
ठीक है, नहीं आ रहा तो हम बताते हैं। हम लोग दो चीज पढ़े थे, एक था मेथड ओवरलोडिंग एंड एक था मेथड ओवर राइडिंग। राइडिंग, ये कॉन्सेप्ट है, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। देखो अब थोड़ा सा ये चीज समझो, अब हमको बताओ मेथड ओवरलोडिंग में क्या करते थे। सोचो सोचो। मेथड ओवरलोडिंग में याद है, सेम नेम होता था, डिफरेंट पैरामीटर्स होता था, याद है। कॉन्सेप्ट को याद रखो। एंड मेथड ओवरराइडिंग में क्या करते थे। सेम नेम होता था एंड डिफरेंट कोड होता था अंदर में, याद आया। इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, ठीक है। सेम फंक्शन को ओवरराइड करते थे, सही है ये भी। मेथड का वैल्यू चेंज करते थे, सही है। वैल्यू नहीं बोलेंगे, मेथड का कोड चेंज करते थे ना, कोड बोलो, या फिर इनर कंटेंट या फिर बॉडी बोलो, ठीक है, वो चेंज करते थे। अब देखो यहाँ पर हम जैसे बताए कि एक ह्यूमन बीन है, वो हर हिसाब से अपना चेंज करता है। लाइक अगर फ्रेंड के साथ, फादर के साथ है, वो सन टाइप का बिहेव करता है, फ्रेंड के साथ फ्रेंड जैसा, ब्रदर है तो ब्रदर के साथ, और स्टूडेंट टीचर के साथ स्टूडेंट जैसा बिहेव करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग जो बोले मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का बात, वो भी कुछ इसी टाइप से नहीं हो रहा है। मान लो कि एक मेथड बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं, क्या रख सकते हैं, मान लो सी रखते हैं, ठीक है। अगर सी में तुम पास करते हो, अभी हम लोग मेथड ओवरलोडिंग का बात कर रहे हैं, ठीक है, ओवरलोडिंग, इंट आई पास करते हो, ठीक है। और फिर सी या तुम एक और मेथड ओवरलोडिंग करते हो, इसमें तुम इंट आई और साथ में स्ट्रिंग, देखो एस लिख दे रहे हैं यहाँ पर, एस टी लिख देते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग ए पास करते हो। तो यहाँ पर देखो उसी टाइप का नहीं हो रहा है कुछ। लाइक जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें हम लोग बस एक वैल्यू पास करेंगे, इंटीजर वैल्यू, तब वो इसके पास आएगा अपने आप। और जब हम लोग एक इंटीजर वैल्यू और एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे तो वो इसके पास आ जाएगा। तो इसी टाइप का कुछ हो रहा है कि हम लोग जिस टाइप का उसको कंटेंट दे रहे हैं, जिस टाइप का पैरामीटर पास कर रहे हैं, आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, उस टाइप का वो नेचर चेंज कर रहा है अपने हिसाब से। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है हम लोग का, इसी को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। सेम चीज वहां पर भी होता है मेथड ओवरलोडिंग में भी, मेथड ओवर राइडिंग में भी, कि हम लोग जैसे एक ही मेथड को आप चेंज करते आते हैं, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, एक ही आदमी है, वो अलग अलग फॉर्म में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम ज्यादा डीप में नहीं जाते क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को लोग पढ़ चुके हैं पहले से, तो बोर हो जाओगे बेकार का। तो इसमें बेसिकली यही दो चीज होता है, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। अब इसके बारे में हम कुछ बता देते हैं, लाइक क्या होगा। देखो अगर तुम लोग को इसके बारे में डीप जानना है तो इस टाइप से होता है कि अगर देखो पॉलीमॉर्फिज्म का दो टाइप होता है बेसिकली, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब क्या क्या होता है, पहला टाइप होता है तुम्हारा कॉम्पाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। ये होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि तुम लोग याद करो, मेथड ओवरलोडिंग में तुमको जब तुम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हो तब कंपाइलेशन के टाइम पे पता रहता है कि ये ऑब्जेक्ट किस मेथड को जाएगा, ठीक है, याद आ रहा है। जब कंपाइल करते हैं तब पता रहता है कि ये ऑब्जेक्ट किसको जाएगा, मतलब कि अगर उसमें दो वेरिएबल ऐसा आया है, मतलब लाइक हम लोग दो मेथड बनाते हैं, एक इंट के साथ और एक इंट और स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसमें इंट वैल्यू दे रहे हैं तो इसमें जाएगा, पता चल रहा है हम लोग को। लेकिन ऐसा वैल्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसमें इंट और स्ट्रिंग दोनों जा रहा है तो इसमें आएगा अपने आप।
तो हम लोग कंपाइलेशन के टाइम पता रहता है कि कौन सा चूज होगा इसमें, तो इसलिए इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है हम लोग का, सेकेंड नंबर पे क्या आता है हम लोग का, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब इसमें आता है हम लोग का मेथड ओवर राइडिंग, मेथड ओवर राइडिंग आता है। अब ये कैसे हुआ, देखो हम लोग जब करते हैं मेथड ओवर राइडिंग तब समझो क्या होता है। हम लोग एक मेथड बनाते हैं, मान लो कि void m, ये करते हैं, ठीक है। और उसका एक हम लोग सब क्लास बनाते हैं जिसको हम लोग इनहेरिटेंस करते हैं, जो याद आया रहा तुम लोग को, सब क्लास बनाते हैं। फिर उसमें हम लोग ऐसा कुछ लिखते हैं, ओवर राइड, एंड नीचे में फिर से हम लोग void m, इस टाइप से लिखते हैं, ऐसा कुछ करते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर कुछ और फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पर कुछ और फंक्शन लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जब ये मेथड रन होगा तब यहाँ पर जाएगा, पहले इसमें जाएगा, इसका सब क्लास को देखिएगा, सब क्लास में जाएगा, तब पता चलेगा कि मेथड ओवरराइड हुआ है, पहले नहीं पता चलेगा। तो ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है, क्योंकि ये रन टाइम में पता चलता है। इसमें हम लोग ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, कंपाइल टाइम में हम लोग पता चलेगा किसमें जाएगा। देखो जब हम लोग रन कर रहे हैं, अगर इसमें हम लोग पहुंच ही नहीं पाए तो ये वाला रन हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन अगर इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग तो यहाँ पर ये वाला रन हो जाएगा, तो ये वाला बात हो जाता है यहाँ पर, इसलिए उसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर, किसी को कुछ दिक्कत? ये तुम लोग पढ़ चुके हो, इसलिए हम ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं ले रहे हैं इसमें। और जो लोग को समझ में नहीं आ रहा है अभी भी कि मेथड ओवरलोडिंग मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, वो लोग वो वीडियो को एक बार फिर से देखो, समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, फिर आगे बढ़ो। जैसे तुम लोग को प्रॉब्लम होगा जब आगे, यही देखो पहले शुरुआत में हम लोग जो जो चीज पढ़े थे वही चीज को अभी यूज कर रहे हैं, तो आगे यही सब चीज को यूज करेंगे। फिर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर हम लोग को पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करना है, तब तुम लोग को समझना पड़ेगा क्या करना है हम लोग को, मेथड ओवरराइडिंग या फिर मेथड ओवरलोडिंग करना है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखोगे तुम लोग को आसानी होगा, ठीक है। तो यहाँ क्लियर है, किसी को कुछ पूछना है? कंपाइल टाइम मेथड ओवरलोडिंग, देखो कंपाइल टाइम मेथड ओवरलोडिंग ये समझो, हाँ। चल ठीक है, अगर हम एक कोड लिख रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास बना रहे हैं, ठीक है। बना दिए, एक सेकेंड। हम्म, अब हम लोग मेथड ओवरलोडिंग करते कैसे हैं, क्लास को छोड़ो अभी, पहले मेथड ओवरलोडिंग करते कैसे हैं। एक वॉइड बनाएंगे, वॉइड वाले वॉइड मेथड बना रहे हैं एम नाम से। अब यहाँ पर हम लोग देते हैं इंट वैल्यू, चलिए यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बहुत टाइम लगेगा लिखने में, इसमें लिखते हैं। हम्म, 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 ठीक है। तो मान लो हम लोग मेथड ओवरलोडिंग करते कैसे हैं, उसको समझो अभी। अगर हम एक क्लास बना करते हैं मेथड ओवरलोडिंग, नहीं क्लास बना क्यों करेंगे अभी, अभी हम लोग क्लास का मैटर नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं हम लोग, वॉइड लिखते हैं एंड एम नाम से एक मेथड बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग स्टैटिक यूज करना पड़ेगा, स्टैटिक वॉइड, ठीक है। ये करते हैं, और यहाँ पर हम लोग इंट आई लेते हैं इनपुट में। क्या एरर आ रहा है यहाँ पर, एरर तो नहीं आना चाहिए, एरर क्यों आ रहा है यहाँ? अच्छा ये लोड नहीं हुआ था अभी तक, इसलिए शायद। अच्छा, हम्म, छोड़।
ठीक है, क्लास ही बना लेते हैं। अच्छा, शायद हम लोग उस क्लास नाम से कुछ और बनाए हों कई बार, इसीलिए शायद एरर आ रहा था। कोई बात नहीं। ठीक है, ये कर लेते हैं, एसी करके, ठीक है, क्लास बना लेते हैं। इसके अंदर हम लोग मेथड बनाते हैं, वॉइड एम नाम से मेथड बनाते हैं। इसमें हम लोग इंट आई ले रहे हैं, ठीक है, इसको साउट कर रहे हैं। ओके, ये तुम लोग का, हाँ, साउट कर रहे हैं, एंड यहाँ पर हम लोग आई को रिटर्न कर रहे हैं, मतलब कि प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेम हम लोग क्या करते हैं, एक और वॉइड एम नाम से बनाते हैं, इंट आई, साथ में स्ट्रिंग ए ले रहे हैं, ठीक है, एंड साउट कर रहे हैं यहाँ पर आई प्लस ए। ये चीज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जब हम लोग इस एसी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एसी ए इक्वल्स टू न्यू एसी, ये चीज जब करेंगे, फिर अगर हम लोग यहाँ पर ए डॉट एम को कॉल करेंगे, अब यहाँ पर अब हम लोग के ऊपर चॉइस आया। अब हम लोग यहाँ पर अगर नंबर पास करेंगे तो क्या होगा, ये इस वाला को लेगा। ये क्लियर था कोई को? यहाँ तक तो क्लियर है ना, कि अगर हम लोग यहाँ पर नंबर पास कर रहे हैं तो ये इंट वैल्यू वाला मेथड को उठाएगा, इसी को रन करेगा। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग रन टाइम से मतलब नहीं है, हम लोग को यहीं पर पता चल जा रहा है, अगर हम लोग जब कंपाइल कर रहे हैं इसको, उसी समय पता चल जा रहा है कि ये वाला जो है वो इसमें रन होगा, इस मेथड को कॉल करेगा। पता चल जा रहा है? तो इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं कि ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। क्लियर है? और वही अगर मेथड ओवरलोडिंग का बात करते, ओवरराइडिंग का बात करते हैं हम लोग, लाइक यही क्लास है। देखो, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, हम लोग को मेथड ओवरराइडिंग करने के लिए हम लोग को मिनिमम कितना क्लास चाहिए होता है? चलो आंसर करो जल्दी से। मेथड ओवरराइडिंग करने के लिए मिनिमम कितना क्लास का रिक्वायरमेंट होगा? दो या तीन? सही है, मिनिमम तो दो हुआ। तीन नहीं, मिनिमम दो क्लास रिक्वायरमेंट होगा। एक जिसमें मेथड बनाएंगे, और दूसरा जिसमें हम लोग उसको इनहेरिट करके मॉडिफाई करेंगे, मतलब कि ओवरराइड करेंगे। ये चीज क्लियर है? तो इसमें क्या होगा, जब कंपाइलर रीड करेगा उसको, तो पहले से रीड करेगा। अब अगर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, उसका अगर इनहेरिटेंस हुआ है, फिर जाके ओवरराइड हुआ, तब ना वो रन हुआ, तो ये रन टाइम का काम होता है तुम्हारा। यहाँ पर तुमको सीधा पता चल जा रहा है कि ये वाला इसमें रन होगा, लेकिन वहां पर तुमको जब तक रन टाइम में नहीं काम होगा, तुमको पता नहीं चलेगा किसमें रन होगा ये। अगर हम लोग वहां पर ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं कर रहे, मतलब कि हम लोग जब पेरेंट एलिमेंट को सीधे कॉल कर रहे हैं वहां पर, तो हम लोग का पहला वाला रन हो जाएगा। और अगर हम लोग उसका चाइल्ड क्लास को कॉल कर रहे हैं, तो हम लोग का सेकेंड वाला कि ओवरराइड वाला जो होगा वो वाला रन होगा, मॉडिफाइड वर्जन रन होगा। तो वहां पर हम लोग को पता नहीं चलता, तो वहां पर क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है। क्लियर है अभी? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, बाकी जो लोग क्लियर है वो बता दो, आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ चुके हो, ये और ये से तुम लोग को बस थ्योरेटिकल मतलब है, कोडिंग के सेंस में इससे तुमको कोई मतलब नहीं रहेगा। ये बस थ्योरी समझने के लिए कि ये क्या होता है, रन टाइम होता, कंपाइल टाइम होता है, ये रन टाइम होता है। जब तुम कोड करने बैठोगे तुम ये नहीं सोचोगे कि कंपाइल टाइम में होगा, ये रन टाइम में होगा। कोई फायदा नहीं है सोच के। तो बस ये थ्योरी का पर्पस के लिए है, जिसको बस पढ़ो, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉलीमॉर्फिज्म को हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से। अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग का है एब्स्ट्रैक्शन। ये फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है,
और जावा में एब्स्ट्रक्शन के लिए हम लोग को एक अलग से कीवर्ड मिलता है जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, जो हम लोग पहले पढ़े थे, लेकिन हम बोले थे उसको अच्छा से बाद में हम डिफाइन करेंगे, लाइक यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट था। ठीक है, हम इसको बोले थे कि बाद में अच्छा से डिफाइन करेंगे जब एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ गए हम लोग एब्स्ट्रैक्शन में। कितना लोगों को एब्स्ट्रैक्शन का मतलब पता है? जो लोग ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, लोग पता होगा एटलीस्ट क्या होता है। कितना लोगों को पता है क्या होता है ये? किसी को नहीं पता है? डेटा को हाइड करते हैं। अ, 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 थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। डेटा को हाइड करते हैं तो इसमें भी आ सकता है ना ये चीज, तो इनकैप्सुलेशन में भी यही हम लोग क्या किए, देखो प्राइवेट में डिक्लेयर करते हैं डेटा को हाइड करने के लिए। डेटा को हाइड नहीं करते हैं इसमें, कुछ और बोलते हैं, इसमें कुछ और होता है। इसको तुम अगर बोलो डेटा को हाइड करते हैं तो यहाँ गलत मतलब निकलेगा इसका। हम लोग डेटा को हाइड नहीं करते इसमें। किसी और के पास कुछ अच्छा आंसर है? एक बार सोच के बताओ, फिर आगे बताएंगे वैसे भी हम। ठीक है, तो किसी को आइडिया नहीं है इसमें। अच्छा एक बार बताओ हमको, सबको इंस्टाग्राम चलाते हो? क्लियर है? सबको भी पता है इंस्टाग्राम चलाते हो सबको? कोई है जो इंस्टाग्राम नहीं चलाता है? नहीं चलाते हो इंस्टाग्राम? फेसबुक चलाते हो? अच्छा कोई भी सोशल मीडिया चलाते हो ना? अच्छा व्हाट्सएप तो चलाता है सब कोई? क्लियर, व्हाट्सएप चलाता है सब कोई? ठीक है, व्हाट्सएप के एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमको ये बताओ कि एक मैसेज करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक मैसेज के लिए आता है और यहाँ पर एक सेंड का बटन आता है। क्लियर है? अब सोचो, तुम तो यहाँ पर मैसेज लिख देते हो एंड यहाँ पर सेंड दबा देते हो, लेकिन तुमको पता है कि सेंड दबाने के बाद होता क्या है? किसी को पता है क्या होता है सेंड दबाने के बाद? यहीं पर एब्स्ट्रैक्शन का सारा लॉजिक छुपा हुआ है। चलो ठीक है, ये एक तो जो आया हमको समझ में आया बहुत अच्छा। लेकिन अभी इसको समझो पहले, कि हम लोग जो बटन को क्लिक करते हैं, इंक्रिप्टेड मैसेज जाता है उसी का, तुमको वहां पर लिखा हुआ रहता है इसलिए तुमको पता चला इंक्रिप्टेड मैसेज जाता है। बट कैसे जाता है, क्या काम होता है, कौन सा फंक्शन रन कर रहा है, उस सब तो तुमको नहीं पता चल रहा है। अगर तुम इसका कोड को भी खोल के देखोगे तुमको पता नहीं चलेगा। तो इसी चीज को बोलते हैं एब्स्ट्रक्शन। होता क्या है बेसिकली, हम लोग एक बटन बना दिए, हम लोग उस बटन से एक कॉल ले लिए। देखो अब यहाँ पर इस चीज को समझो, मान लो कि हम लोग एक वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है? सबको भी पता है वेबसाइट बनाने, बहुत लोग आता होगा, बहुत लोग को नहीं भी आता, लेकिन आइडिया तो है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर पहुंच गए हो। अगर मान लो कि एक वेबसाइट बनाने, लाइक चैट जीपीटी का वेबसाइट है, ठीक है? चैट जीपीटी का वेबसाइट सबको यूज कर रहे हो, लगभग किए हुए होगा। अब अगर चैट जीपीटी अंदर में क्या काम हो रहा है, वो चीज अगर सबको को बता दे, तब इसका कोई मतलब नहीं रहा, क्या कि सबको इसको बना लेगा, चैट जीपीटी नया बना लेगा, कोई भी बना लेगा, तो वो चीज हो जाएगा। तो इसीलिए लोग क्या करता है, अब देखो डाटा तुमको देना है लोगों को, तुमको बटन यूज करने के लिए देना है, तुमको सर्च का ऑप्शन देना है, हर चीज तुमको देना है, लेकिन वो कैसे हो रहा है वो चीज तुमको नहीं बताना है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रक्शन बेसिकली, कि अगर तुमको कोई चीज को दे भी रहा है तो उसको ऐसे छुपा के देगा कि खाली तुमको प्रोसेस के बारे में पता चलेगा, तुमको इम्प्लीमेंटेशन का डिटेल्स नहीं मिलेगा, मतलब कि क्या हो रहा है बैकएंड में वो तुमको पता नहीं चलेगा। तुमको बस व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो तो बटन को तुमको क्लिक करेंगे तो मैसेज जाएगा, इंक्रिप्टेड मैसेज जाएगा, बस इतना पता है तुमको। वो मैसेज कहाँ जा रहा है, वो मैसेज कैसे जा रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, तुमको नहीं पता है। जब तक तुम उसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं देख रहे हो अलग बात है, वो लोग खुद ही लिखता है डॉक्यूमेंटेशन में। तो अगर नहीं देख रहे हो तुमको पता नहीं कैसे जा रहा है वो चीज। क्लियर है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रक्शन बेसिकली।
तो एब्स्ट्रक्शन का अगर हम बोले डिफिनेशन थोड़ा सा, तो कुछ इस टाइप से होगा, हम लिख दे रहे हैं, तुम लोग को थ्योरी में पता चलेगा। Abstraction in Java is a process of hiding implementation details and showing only the necessary uh, features of an ऑब्जेक्ट। नेसेसरी फीचर से यहाँ मतलब हुआ बटन को शो करना, कि बटन क्लिक करना है तुमको, वो सारा चीज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है कि अपना प्रोसेस को हाइड करके, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करके, बस तुमको एक नेसेसरी फीचर का शो करना है, जो कि तुम पता चल रहा है कि हाँ यहाँ सर्च करना है, तो सर्च करने का तुमको बस दिखा रहा है। सर्च कैसे हो रहा है, कौन सा एल्गोरिदम यूज कर रहा है, उसको तुमको कोई मतलब नहीं रहेगा, वो चीज होता है, ठीक है। अभी इससे हम लोग का क्या मदद मिलता है? इट अलाउज डेवलपर्स developers to focus on what an object does rather than how it does it। तो ये डेवलपर को कैसे मदद करता है? ये डेवलपर को मदद करता है कि वो फोकस करे कि क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है वो चीज में डेवलप, एक सेकंड, हाँ वही चीज, क्या हो रहा है उसमें ज्यादा फोकस करे, कैसे हो रहा है वो सब दिखाने में फोकस ना करे, उसे क्या हो रहा है उसमें फोकस करे, इसलिए हम लोग डेवलपर में हेल्प करता है। तो इसमें हम लोग यही काम करते हैं बेसिकली, एक फीचर को दिखाते हैं, बाकी उसके बैकएंड में क्या हो रहा है उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, मतलब कि यूजर को, डेवलपर तो बेसिकली उसको करेगा ही, बट यूजर को नहीं दिखाना है वो चीज। तो इसीलिए डेवलपर का बहुत सारा टाइम बचता है। अगर हर चीज को लोग प्रोग्राम करने बैठेगा कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, तो लोग बहुत टाइम लगेगा उस चीज में। क्लियर है? तो इसके लिए जावा में बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट करके एक कीवर्ड है, जिसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, हम लोग यहाँ पर जावा में करते क्या है, हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, जिसके अंदर हम लोग एक मेथड बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वहां पर उसका बॉडी को डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। बॉडी को डिफाइन नहीं करेंगे। अब नहीं करने का मतलब क्या है? मान लो कि लाइक अगर हम लोग यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन का काम कर रहे हैं, चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं, ओके, यहाँ तक हटा देते हैं। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं, क्लास बनाए, ठीक है, एक क्लास बनाते हैं। अब ये क्लास बनाने के हम चलो कुछ और एक व्हीकल क्लास बनाते हैं। व्हीकल है पहले से, व्हीकल्स का एक बनाते हैं, चलो ठीक है। ये क्लास बनाए। अब हम लोग को जब एब्स्ट्रैक्शन करना होगा, तो पहले तो हम लोग को इस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे, बिना एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोग एब्स्ट्रैक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ये चीज क्लियर रखना, ठीक है। अब हम लोग को एक क्या चाहिए, एक जैसे मान लो कि मेथड हो गया जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बनाए, तो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड और लेट्स से स्टार्ट, क्योंकि व्हीकल है तो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, स्टार्ट। एंड हम लोग बस उसको बना के छोड़ देंगे, यहाँ पर हम इसका बॉडी को डिफाइन नहीं करेंगे। अगर यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नो बॉडी रिक्वायर्ड कर दो। अब होगा क्या, इससे क्या होगा वो देखो तुम लोग। अगर मान लो मेरा कोड को कोई प्रोग्रामर आके देखा, ठीक है, कि भाई ये स्टार्ट वाला जो फंक्शन है या फिर मेथड है कर क्या रहा है, तो उसको मिलेगा नहीं यहाँ पर कुछ बॉडी। क्लियर है यहाँ पर? तो अगर मेरा कोड किसी का हाथ लग भी गया, तो वो जो मेरा मेन इम्प्लीमेंटेशन है, जो मेरा मेन काम है, मेरा जो हम एल्गोरिदम लिखे हैं, वो उसका हाथ नहीं लगेगा। तो ये चीज होता है बेसिक इसका मतलब, और मेरा इसका बेसिक काम बोल सकते हो, यही काम होता है इसका।
और कोई भी डेवलपर ये नहीं चाहेगा कि उसका एक अच्छा खासा आइडिया या फिर एक अच्छा खासा एल्गोरिदम किसी और का हाथ लगे। तो इसीलिए इस टाइप से लिखा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब इस कैसे काम करता है आगे, ये तो हम बता दिए कि हाँ यहाँ पर डिफाइन कर दिए, लेकिन अब इसको इसके अंदर कुछ डालना भी तो होगा। तो अब क्या होता है, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम लोग किसी और क्लास में इनहेरिट करते हैं और वहां पर जाके इस स्टार्ट के अंदर हम लोग डाटा डालते हैं। कैसे करते हैं वो भी देखो। लाइक हम लोग बनाते हैं कार के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग, अच्छा लो बताओ, इनहेरिटेंस के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है? कार एक्स नाम से बनाते हैं, चलो। इनहेरिटेंस के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होगा? एक्सटेंड। ठीक है, एक्सटेंड, बेसिकली एस लगेगा उसमें, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग एक्सटेंस का यूज करेंगे एंड इसको हम लोग इनहेरिटेंस करेंगे व्हीकल्स को, ठीक है। अब हम लोग क्लास बन गया। यहाँ क्या एरर दे रहा है? ओके, बोल रहा है यहाँ पर कि हाँ ये वाला क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो इसको हम लोग बना सकते हैं। यही चीज बोल रहा है यहाँ पर बेसिकली, कि अगर हम लोग इसका इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो हम लोग को यहाँ पर बनाना ही पड़ेगा, इसका एक बॉडी लिखने के लिए हम लोग को बनाना ही पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है, देखो अगर इसको देखोगे तुम लोग तो बोल रहा है इम्प्लीमेंट मेथड। अगर क्लिक करोगे तो अपने आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखो आ जा रहा है अपने आप ये चीज। इसको हम लोग अपने से लिखेंगे, इसका ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। तो बेसिकली अब यहाँ पे हम लोग करना क्या है, इस मेथड को ओवरराइड करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसका डाटा डाले नहीं है। इसको हम लोग फिर से ओवरराइड करेंगे। तो ओवरराइडिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ओवरराइड। नीचे में फिर से इसी मेथड को हम लोग लिखेंगे, स्टार्ट, एंड ये हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर बताएंगे कि ये मेथड क्या काम करेगा। लाइक यहाँ पर इसको कुछ नहीं, इसको हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। ये हो गया, ये प्रिंट हो गया, बस इतना ही काम होता है इसका। अब देखो यहाँ पर कोई भी आदमी यहाँ पर जाएगा तो उसको कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। हम लोग तो यहीं पर लिख रहे हैं, बट मान लो कि ये कोई और पेज में डिफाइन किया हुआ है और ये कुछ और किसी और पेज में डिफाइन किया हुआ है। तो उस टाइप से होता है वहां पर काम। बेसिकली हम लोग तो छोटा सा प्रोग्राम लिख रहे हैं तो ऐसा कर रहे हैं, बट वहां पर जो ओरिजिनल जो सॉफ्टवेयर बनता है कुछ, तो अलग अलग पेजेस बनता है हर एल्गोरिदम के लिए। तो हम लोग कौन सा पेज में जाके डिफाइन किए वो नहीं मिलेगा उसको। तो इससे लिए हम लोग का जो कोड होता है वो सेफ हो जाता है। एंड अगर इसको मिल भी जाता है, मान लो कि 10,000 पेज है उसमें, कहीं पर मिल भी जाता है, समझ में नहीं आएगा कि हाँ यही चीज है, तो वो चीज हो जाता है थोड़ा सा प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ इसलिए एक्सेप्शन होता है ये चीज। अब ये हो गया, क्लियर है। अब इसको जब हम लोग कॉल करते हैं, अब कॉल करने के लिए हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देखो, तो हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे कार का। कार एक्स, एक्स इक्वल्स टू न्यू कार एक्स, ये करेंगे एंड एक्स डॉट स्टार्ट को कॉल कर देंगे। तो हम लोग का ये वाला आ जाएगा, कॉल हो जाएगा। देखो, दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। रन हो रहा है ये वाला। तो बस यही चीज है एब्स्ट्रैक्शन, कि हम लोग हाइड करते हैं। देखो अभी तक तुम लोग, हमको पता है कि तुम लोग सी लैंग्वेज जब कॉलेज में पढ़ा होगा, उस कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा, तब एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा होगा। बट एब्स्ट्रैक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो अभी जान रहे हो। बहुत लोग को अभी पता चल रहा होगा, एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा होगा बट इम्प्लीमेंट करना नहीं जान रहा होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली ऐसे ही होता है इसका। बड़ा कोड में ज्यादा अलग टाइप से होता है थोड़ा सा, लेकिन बेसिक यही होता है। बड़ा कोड में हो सकता है कि तुम इसमें इम्प्लीमेंट ना करो, किसी और में करो। लाइक अभी हम इसको एग्जांपल देके बताएं अगर, तो यहाँ पर इसको अगर हम अ, चल ठीक है, हम कहीं और देते हैं। जैसे मान लो कि हम इसमें करना चाहें इम्प्लीमेंटेशन, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर लिखेंगे क्लास, एंड मान लो हम बनाते हैं क्लास ए करके क्लास बनाते हैं। इसको एक्सटेंड कर देते हैं, क्या नाम था उसका? नहीं, यहाँ पर बनाए थे ना, व्हीकल्स। तो यहाँ पर हम व्हीकल्स को एक्सटेंड कर देते हैं, बन गया। अब हम लोग को फिर यहाँ पर बोलेगा, देखो फिर से यहाँ पर हम व्हीकल्स को देख ही लिए, तो हम क्या बोल रहे हैं, इम्प्लीमेंट मेथड बना हुआ आ जा रहा है अपने आप, यही चीज वापस से। तो हम यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं। अब सोचो, कोई आदमी को पता चलेगा कि यहाँ पर है तो यहाँ डिफाइन हो रहा है वो चीज। तो इसको बोलते हैं हम लोग को बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर है? किसी कुछ प्रॉब्लम? कोड को देखो एक बार, समझ में नहीं आता है तो पूछो।
देखो एक चीज तो क्लियर है, जब तक तुम लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। हम पढ़ा के निकल गए, तुम लोग सोचोगे काहे यूज हुआ पता नहीं। हम लोग साथ भी होता है ये चीज। टीचर पढ़ा के निकल गया, हम लोग बाद में सोच रहे हैं काहे यूज हुआ ये। जब तक खुद से बैठ के प्रैक्टिस नहीं करोगे कैसे करना है इसको। अभी तुम लोग सोच रहे हो काहे यूज करना, हम सीधे मेथड नहीं बना लेंगे। बट जब तुम लोग को ऐसा कुछ प्रॉब्लम मिलेगा तब तुम लोग को पता चलेगा ये चीज। मान लो कि तुम कुछ ऐसा एल्गोरिदम लिखा जो तुम नहीं चाहते हो कि कोई चोरी करे, तब इस टाइप का चीज का यूज होता है हम लोग का। क्लियर है? आवाज नहीं आ रहा है, लिख दो, अगर टाइप कर सकते हो तो। हेलो? क्या चीज? नहीं, वहां से हम हटा दिए थे। अच्छा ये चीज था लो। हाँ ये वाला। नहीं नहीं, ये नहीं था, कुछ और था। हम जहाँ यूज किए थे वहां से हटा दिया था, हमको याद है जहाँ तक। अच्छा यहाँ पर ये रहा, ये चीज हम यहाँ लिखे नहीं थे। कौन? यहाँ पर? अरे भाई तो एक सेकंड एक सेकंड, ये हम लोग का कोड नहीं बता रहा है इस चीज को। ये हम लोग का जो ये है इंटरफेस है, जो हम लोग का इंटेलिजेंट आइडिया है, वो हम लोग को हेल्प करने के लिए बता रहा है कि हाँ यहाँ से तुम लिए हो। ये कोड में लिखा हुआ नहीं रहेगा। ये तुम्हारा जो कोड देखेगा कोई तो यहाँ थोड़ी लिखा हुआ रहेगा ये चीज, ये सब नहीं रहेगा वहां पर। ये तो हम लोग को इंटेलिजेंट आइडिया ये हेल्प कर रहा है कि कहाँ पर लिखा हुआ है ये चीज, कहाँ पर हम लोग को इजी हो जाए बोल के। समझ में आया? ये इंटेलिजेंट आइडिया का है ये सब। ये सब तुम जब जावा का कोड लिखो तब नहीं आएगा ये सब। जावा का कोड जब तुम लिखोगे बेसिकली, तब तुम तो नोटपैड में भी लिख सकते हो जावा का कोड। तो वहां पर तुमको ये सब थोड़ी मिलेगा। ये हम लोग को इजी करने के लिए बनाया हुआ है। ऐसे रन करने का जो ऑप्शन दे रहा है ओरिजिनल में होता ही नहीं है वो चीज। हम लोग को बताया होंगे पहला क्लास में, याद करो। हम लोग उसमें लिखते हैं आ, क्या बोलते हैं उसको, इंटरफेस में। किस इंटरफेस में? सीएमडी, सीएमडी में लिखते हैं हम लोग कैसे कैसे रन करना, जावा सी करके। तो वैसे रन होगा फिर तुम्हारा। ये तो हम लोग इजी करने के लिए यूज कर रहे हैं, इसको सीखने के लिए। समझे? अच्छा ये नहीं है, क्या हुआ? कारेट्स को? अरे ये इसमें है, ठीक है। और कुछ दिक्कत किसी को? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली क्लियर है, बस यही चीज होता है एब्स्ट्रैक्शन हम लोग का। इसको एक दो बार प्रैक्टिस करो खुद से। देखो एब्स्ट्रैक्शन का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि हम लोग अगर तुम डिफिनेशन को देखोगे तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो। एब्स्ट्रैक्शन इन जावा इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन हाइड हो रहा है, implementation details showing only the necessary features of an object। ठीक है, इट अलाउज, ये तो चीज अलाउज। इतना दूर का मतलब समझ में आ गया तुम लोग को, और वही चीज हम लोग कर रहे हैं, तो इसी को एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। ये होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बोलते हो, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के थ्रू होता है, ठीक है, जावा में। किसी को यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है? किसी कुछ प्रॉब्लम पूछ सकते हो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक है जो आज हम थोड़ा सा कवर करेंगे। वो 100% थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। उसमें कोई
प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है क्या है कि ज्यादातर इंटरव्यू में, जावा का इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर आता है ये सब के बारे में। इसका नाम है हम लोग का मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, ये टॉपिक ज्यादातर जावा इंटरव्यू में हम लोग का आता है। अब ये होता क्या है, बस ये समझो पहले। देखो, कोई भी लैंग्वेज जब भी क्रिएट होता है, लाइक जावा जब क्रिएट हुआ, तब उसको रन करने के लिए उसका कुछ एल्गोरिदम हुआ कि जावा कैसे रन होगा, या फिर पाइथन जब क्रिएट हुआ पाइथन कैसे रन होगा, पाइथन कैसे काम करेगा, कैसे यूजर जो कोड लिखेगा उसको रीड करेगा। तो ये हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली टीओसी में। टीओसी एक वो होता है, सिलेबस सब्जेक्ट होता है हम लोग टीओसी करके, उससे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, तुम लोग पढ़ा हो जो भी सेकंड ईयर, थर्ड सेकंड ईयर में शायद है, हाँ सेकंड ईयर का लास्ट सेमेस्टर में है शायद टीओसी करके, ठीक है। इसमें इसमें तुम लोग को पढ़ाया होगा कि कैसे वहां पर बनता है, कैसे हम लोग का जो लैंग्वेज होता है उसको रीड करता है, कैसे वो मेमोरी को मैनेज करता है, कहाँ रखता है वो चीज को। तो तुम लोग को ये पता हो, जैसे अभी हम लोग जावा कोड लिखे, हम लोग क्लास बनाए, हम लोग वहां पर क्लास बनाए, ठीक है, हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर किए, ये सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जब कंप्यूटर इसको समझ रहा है, तब तो हम लोग लाइन बाय लाइन आदमी के जैसा रीड तो नहीं कर रहा है कंप्यूटर। कंप्यूटर के पास कुछ और तरीका है इसको रीड करने का, कंप्यूटर किसी और लॉजिक से रीड करता है। तो वही लॉजिक है हम लोग का मेमोरी मैनेजमेंट, कैसे वो मेमोरी में रखेगा हम लोग का कोड को, कैसे वो रन करेगा। तो बेसिकली हम लोग कंप्यूटर जो होता है दो टाइप से रन करता है। एक होता है हम लोग का स्टैक, और एक होता है हम लोग का हीप बोलते हैं इसको, ठीक है। ये है स्टैक। तो लोग पढ़ा होगा स्टैक के बारे में, कितना लोग पता है स्टैक के बारे में, मतलब स्टैक के बारे में सुना है कम से कम। एक, दो, तीन, ठीक है। तीन जन सुने हो, मतलब पांच में तीन सुने, दो जन नहीं सुने हो, चल ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, जो लोग सुने हो हमको इतना बता दो, स्टैक का, स्टैक कौन सा चीज का रूप है, मतलब कि किससे स्टैक बनता है बेसिकली। अगर कंप्यूटर में देखो, जब हम लोग कोड करते हैं तो स्टैक तो हम लोग को स्टैक कीवर्ड नहीं मिलता है कहीं पर। स्टैक हम लोग यूज करते हैं किस चीज को यूज करके स्टैक बनाते हैं। सोचो और बताओ कम से कम, स्टैक किस चीज को यूज करके बनता है। बेसिकली स्टैक होता क्या चीज है। एक अरे होता है, स्टैक तो अरे ही होता है ना। क्लियर है ना। हम लोग के पास स्टैक नाम का कोई चीज नहीं होता है, हम लोग एरे को ही कुछ ऐसा फंक्शनैलिटी डालते हैं जिसको स्टैक के जैसा बिहेव करता है। स्टैक नाम का कोई चीज होता नहीं है। बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ एरे, बट अगर स्टैक का तुम देखोगे मेन फीचर तो एरे ही होता है वो। इंडेक्स जीरो इंडेक्स वन में रखता है तुम्हारा। बस स्टैक में हम लोग कुछ फीचर खुद से डालते हैं, स्टैक का कोई अपना कुछ नहीं है, हम लोग स्टैक खुद से बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। वो एरे से ही क्रिएट होता है, ठीक है। और हीप क्या होता है, बेसिकली हीप थोड़ा सा बड़ा होता है स्टैक से, ठीक है। हीप का भी कोई लॉजिकली प्रेजेंस नहीं होता है, वो हम लोग एरे से ही क्रिएट करते हैं हीप भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है मेमोरी मैनेजमेंट में बेसिकली। अब यहाँ पर बात ये आ रहा है कि अगर हम लोग कोई कोड लिख रहे हैं, लाइक हम लोग, चलो इसी का कोई कोड उठा लेते हैं, ये चीज को उठा लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ आ जाते हैं, और कैसे, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, चलो समझने के लिए आसानी होगा इसीलिए। लाइक ये कोड हम लोग लिखे हैं, ठीक है, ये कोड हम लोग का है। अब हम लोग तो इसको रीड कर सकते हैं कि हाँ ये पब्लिक क्लास है, ये है, ये कर सकते हैं हम लोग, हम लोग का ऊपर है। लेकिन क्या कंप्यूटर भी इसको ऐसे ही रीड करेगा ना। कंप्यूटर ऐसे रीड नहीं कर सकता इसको कि ये पब्लिक क्लास है, ये वगैरह वगैरह, ये सब रीड नहीं हो सकता है। तो कंप्यूटर इसको कैसे रीड कर रहा है, यूजिंग स्टैक एंड हीप।
अब होता क्या है देखो, पहले तो सबसे मेन होता है कि ये जो स्टैक और हीप का बात कर रहे हैं हम लोग, या फिर जो मेमोरी मैनेजमेंट का बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें मेमोरी का क्या मतलब है? देखो ये थ्योरी टॉपिक है, ठीक है ना, तो इसको समझो खाली, इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तुम लोग का। तो इस मेमोरी का क्या मतलब है हम लोग का? रैम। सबको ये चीज पता है कि जब भी कोड रन होता है या फिर कोई भी प्रोसेस होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर रन होता है, तो रैम में होता है। ये चीज सबको भी पता होगा क्योंकि बीटेक या बीसीए कर रहे हो तुम लोग। तो रैम में हम लोग का मेमोरी हो गया रैम, ठीक है, तो यही पर रैम मैनेजमेंट का बात हो रहा है। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब रैम मैनेजमेंट, इस सब को समझो। तो दो टाइप का मेमोरी मैनेजमेंट होता है यहाँ पर। दो टाइप का मेमोरी होता है हम लोग का, एक स्टैक होता है और एक हीप होता है। अब स्टैक में क्या होता है और हीप में क्या होता है वो हम लोग जानना है। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो एक तो टाइप्स बोल सकते हो। टाइप्स में क्या आएगा हम लोग का? पहला आएगा स्टैक, सेकेंड आएगा हीप, ठीक है। अब अगर हम लोग स्टैक के बारे में समझे, स्टैक मेमोरी, तो इसमें हम लोग क्या होता है, इसके अंदर हम लोग का जितना भी वेरिएबल या फिर मेथड होता है वो स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? वेरिएबल, वेरिएबल एंड मेथड्स, ये स्टोर होता है स्टैक में, ठीक है। या फिर प्रिमिटिव, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। चलो हमको एक दो एग्जांपल दो, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन होता है? ये चीज हो गया। या फिर रेफरेंस, रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हो इसको। रेफरेंस नहीं, रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोलो, ठीक है। ये तीन चीज, ये तीन चीज समझो अभी के लिए कि ये तीन चीज स्टोर होता है। क्या क्या होता है? वेरिएबल या फिर मेथड स्टोर होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर होता है, एंड रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये स्टोर कैसे होता है वो अपने में एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा हम लोग गलत एग्जांपल ये चीज उठा लिए यहाँ पर, ठीक ना, हम लोग कुछ और उठाते हैं, लाइक हम लोग कुछ नॉर्मल चीज उठाते हैं। इसको उठाते हैं, यहाँ पर हम लोग का थोड़ा सा आसानी होगा। ठीक है, ये चीज। अब देखो होगा क्या, जब ये प्रोग्राम रन होगा तो हम लोग का एक स्टैक बनेगा इस टाइप से, ठीक है। पहले हम क्या बोले, स्टैक में क्या रहेगा? वेरिएबल्स एंड मेथड। मेथड के लिए सेपरेट ब्लॉक बनता है, ये भी समझो, याद रखना, मेथड के लिए सेपरेट ब्लॉक बनता है स्टैक में। तो जैसे ही यहाँ पर हम एक मेथड के अंदर आए, मेन मेथड, तो यहाँ से यहाँ तक एक रिजर्व हो गया मेन के लिए, मान लो ये स्टैक है, इसके अंदर मेन के लिए इतना पार्ट रिजर्व हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या किए, इंट ए इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर इंट ए इक्वल टू 5 आ गया। फिर हम लोग क्या किए, इंट बी इक्वल टू 3, तो यहाँ पर 3 आ गया, मतलब पूरा हम नहीं लिख रहे अभी, इंट बी इक्वल टू 3 आ गया। फिर हम लोग ये किए तो यहाँ पर इंट सी इक्वल टू 2 आ गया। फिर बुलियन किए, तो अब बताओ बुलियन प्रिमिटिव है कि नहीं है? किसी को याद है बुलियन प्रिमिटिव है कि नहीं? है, ठीक है। तो यहाँ पर बुलियन भी आ गया, बुलियन फॉल्स आ गया, ठीक है यहाँ पर। तो इस टाइप का हम लोग का स्टैक में स्टोर होता है, ठीक है। तो हम क्या बताएं, मेथड के लिए एक पूरा ब्लॉक बनता है, उस मेथड के अंदर हम लोग जो जो वेरिएबल्स को यूज किए हैं सबके लिए एक एक पार्टीशन होते जाता है, उसके अंदर स्टोर होते जाता है। अब होता क्या है, जब हम लोग को यूज नहीं होता, मतलब कि मान लो ए का हम लोग यूज नहीं किए, बस यहाँ पर लिख दिए यूज कहीं नहीं किए,
तो ये ब्लॉक अपने आप खाली हो जाएगा बाद में। क्लियर है? और जब हम लोग देखो, अगर इसको यूज देखोगे तुम कैसे यूज होता है, तो ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और हम बता देते हैं इसको कैसे यूज होता है बेसिकली, इससे थोड़ा सा और एक बार क्लियर हो जाएगा तुम लोग का। एक स्टैक बना, ये समझ में आ रहा है? जैसे ही हम लोग मेन फंक्शन के अंदर गए, मेन मेथड के अंदर, यहाँ पर एक पूरा का पूरा ब्लॉक बन गया मेन के लिए। हम लोग अभी कोड रन हो रहा है हम लोग का, ठीक है, उस समय समझो कोड रन हुआ तो मेन के लिए एक पूरा ब्लॉक बन गया। इंट ए किए तो यहाँ पर एक बन गया, इंट बी किए तो यहाँ एक बन गया, इंट सी किए तो यहाँ एक बन गया, एंड इंट बुलियन किए तो बुलियन के लिए भी एक ब्लॉक यहाँ पर क्रिएट हो गया इसके अंदर। अब जैसे ही ये पार्ट आया तो क्या हुआ, मेथड खत्म हो गया, टर्मिनेट कर गया, तो ये सारा का सारा पॉप होके बाहर। कौन सा प्रोसेस यूज होगा, लिपो। लिपो का यूज होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में घुसा वो फर्स्ट में, मतलब कि ये पहले गया, ये पहले, उसके बाद और लास्ट में ये पूरा का पूरा ब्लॉक खाली हो गया। तो इस टाइप का हम लोग का बैकएंड में काम होता है। मतलब कि हम लोग तो क्या कर रहे हैं, हम लोग बस यहाँ पर कोड लिख रहे हैं, वो कोड को हम लोग रन दबा रहे हैं, रन हो जा रहा है। लेकिन रन होने के लिए इसमें बैकएंड में क्या लिखा हुआ है, इसका जो कंपाइलर है वो कैसे काम कर रहा है, वो चीज है ये, कि यहाँ पर हम लोग का इस टाइप का मेमोरी मैनेजमेंट होता है। तुम लोग जब टीओसी सब्जेक्ट पढ़ा होगा तब भी तुम लोग को यही चीज बताया होगा वहां पर, कि हम लोग वहां पर स्टैक बनाते हैं, स्टैक में इनपुट लेता है, बाहर निकालता है। यहाँ पर अगर बोलोगे तो एक और चीज होता है, तुम लोग पढ़ा होगा शायद, किस टाइप का रहता है वो हमको याद नहीं आ रहा अभी, बट कुछ ऐसा रहता है जैसे 5+2 अगर लिख रहे हैं, तो उसको हम लोग फिर बाद में इसको चेंज करते हैं 5 2 प्लस में, इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट आता है। और हम लोग फिर इसको स्टैक में डाल के चेक करते हैं प्लस माइनस करके, वो वाला चीज। तो वही यहाँ पर काम आता है हम लोग का, ये सब कुछ उसी टाइप में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का स्टैक में जाता है एंड हम लोग का काम होता है पूरा का पूरा। हाँ, प्री और पोस्ट बोलते हैं, पर इसका पूरा नाम को याद नहीं आ रहा, प्री पोस्ट तो पता चल रहा है, लेकिन इसको शायद प्री कुछ तो बोलते हैं, इसका याद नहीं आ रहा हमको, बस वो चीज समझो कि इस टाइप का कुछ होता है कॉन्सेप्ट। तुम लोग पढ़ा हो, तुम लोग को याद आ रहा होगा अभी कि ऐसा कुछ होता है, तो इसी टाइप का यूज होता है हम लोग का। हाँ, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, ठीक है, तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट होता है हम लोग स्टैक में डाल के। तो ये चीज हो गया। अब आएगा बात कि हीप में क्या होता है। तो अब हीप का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ देखते हैं। अब देखो दोनों साथ में काम करता है, ये भी समझो, दोनों साथ में काम करता है, स्टैक और हीप दोनों साथ में काम करता है। हम ये बोले यहाँ पर कि वेरिएबल्स और मेथड स्टैक में जाता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टैक में जाता है, रेफरेंस एंड ऑब्जेक्ट और रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट स्टैक में जाता है। लेकिन बाकी सारा चीज, यहाँ बस रेफरेंस जा रहा है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप जा रहा है, नॉन प्रिमिटिव कहाँ जा रहा है, तब हीप में जा रहा है। यहाँ पर मेथड जा रहा है, क्लास कहाँ जा रहा है, हीप में जा रहा है। समझ में आ रहा है? अब देखो अगर हम लोग हीप एंड इसको दोनों के साथ में लेते हैं तो क्या होता है। तो हम लोग एक ऐसा एग्जांपल फिर से उठाते हैं जिसमें हम लोग दोनों का यूज कर रहे हैं। लाइक हम लोग छोटा ही लेते हैं, लाइक ये तो ओवरलोडिंग में 2 3 भी चल जाएगा। ऐसा कुछ जिसमें हम लोग क्लास बनाए हो, इसमें ज्यादा ही लगा है, क्लास बनाए हैं, ऑब्जेक्ट बनाए हैं, चलो इसको उठा लेते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एंड इसको हम लोग फिर यहाँ पर रखते हैं, इसका एग्जांपल के साथ हम लोग काम करेंगे। ओके, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग एक आ गया कोड जिसके साथ हम लोग समझेंगे कि हीप और स्टैक और हीप का क्या कॉन्सेप्ट हम लोग का यहाँ पर आएगा। हीप हम लोग का कुछ ऐसा बनाता है डायग्राम में, ठीक ना, तो इस टाइप का कुछ होता है। ठीक है, अच्छा पहले हम हीप के बारे में भी बता देते हैं थोड़ा सा, तुम लोग को इजी और समझने में। फिर स्टैक के बारे में समझा दिए, अब हीप में क्या होता है बेसिकली।
हीप मेमोरी, ठीक है। देखो यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, ये स्टोर करता है ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस ऑफ वेरिएबल्स को, ठीक है। क्या स्टोर करता है, स्टोर्स ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस, इसको स्टोर करता है अपने में। लाइक हम लोग इंस्टेंस का क्या बात हुआ, मतलब कि हम लोग जैसे न्यू कीवर्ड का यूज करके जो बनाते हैं ना, कीवर्ड्स का यूज करके जो बनाते हैं उसको हम लोग बोल दिए इंस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये होता है। फिर शेयर्ड, अच्छा शेयर्ड वाला तुम लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, हाँ यहाँ पे ये मैनेज बाय गार्बेज कलेक्टर। अब ये गार्बेज कलेक्टर क्या होता है हम बताएंगे। कलेक्टर से मैनेज होता है ये, मैनेज्ड, मैनेज बाय गार्बेज कलेक्टर, ठीक है। और ये हम लोग का डायनामिक मेमोरी को अलॉट करता है। अब देखो यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन लिखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैक का जो मेमोरी होगा वो लिमिटेड होगा। तुम लोग एक टर्म सुना होगा स्टैक ओवरफ्लो, ये टर्म यहाँ पर आता है तुम्हारा जब तुम इतना ज्यादा डाटा डाल देते हो स्टैक के अंदर कि वो ओवरफ्लो करने लगे, तब यहाँ पर हम लोग को एक एरर मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं, कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा एरर, एरर कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा तुम्हारा, जावा डॉट लैंग डॉट स्टैक फ्लो एरर, कुछ ऐसा लिख के तुमको एरर आएगा जब तुम स्टैक का जितना डाटा का कैपेसिटी है उससे ज्यादा तुम डाल रहे हो उसमें तब। लेकिन हीप में ऐसा कुछ नहीं है, वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करता है, रन टाइम में तुम्हारा देखता है कि कितना तुमको मेमोरी चाहिए, उस हिसाब से वो एलोकेट करता है, ठीक है। तो ये चीज समझो अभी के लिए। अब अगर हम लोग वापस आते हैं इसमें कि हीप और उसमें कैसे काम होगा, तो हम लोग यहाँ पर आए, पहले पहले हम लोग का पता है तुमको मेन फंक्शन रन करता है, चलो यहाँ पर हम लोग को एक मेमोरी एलोकेट हो गया मेन फंक्शन के लिए, ये हो गया मेन इसके लिए, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट जाएगा इसमें, यहां पर क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन इसका एड्रेस जाके यहां स्टोर होगा, इस पॉइंट पे, इस मेन फंक्शन के अंदर। समझ में आ रहा है, हम यही चीज लिखे थे यहाँ पर, स्टोर ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड, और यहाँ पर क्या लिखे थे, रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हीप क्या करता है, ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है, लेकिन उसका जो एड्रेस है या फिर रेफरेंस बोलो, वो चीज कहाँ जाता है, स्टैक में जाके स्टोर होता है। समझ में आ रहा है, तो ये लॉजिकल पार्ट है ये चीज। एंड फिर यहाँ देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया है, तो ये जो टास्क होगा ये, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये भी एक मेथड हो गया, तो ये मेथड कहाँ पर आएगा, यहाँ पर रन होगा, यहाँ पर आएगा, इसके लिए एक अलग से ब्लॉक बनेगा मेथड के लिए, ठीक है। अब होगा क्या, देखो अब समझो, यहाँ पर थोड़ा सा और डीप में जाओगे अगर तो समझो, ये जो मेथड है वो मेथड जो यहाँ पर स्टोर हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इस मेथड के अंदर का जो काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। अब जब इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो तुम, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, मतलब कि ये पार्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है, और यहाँ पर क्रिएट हो रहा है ऑब्जेक्ट, एंड फिर वही ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जा रहा है यहाँ पर, मतलब कि मेन फंक्शन के अंदर, यहाँ पर जब तुम कॉल कर रहे हो इसको। एंड फिर यहाँ पर भी क्या है, एक मेथड है, तो ये मेथड भी कहाँ बन रहा है, जाके यहाँ पर बन रहा है, इसके अंदर यहाँ पर एक नया मेमोरी एलोकेट करके। फिर इसके अंदर का भी जो काम वो कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, लेकिन ये पार्ट का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, एंड इसका एड्रेस जाएगा तुम्हारा मेन फंक्शन के अंदर। हमको पता है ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन एक बार बस समझने की कोशिश करो इसको। इंटरव्यू वगैरह में इसका ये क्वेश्चन आता है तुम्हारा कि स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है, तो तुमको यहाँ पर ये चीज को तो बताना जरूरी होगा कि स्टैक वेरिएबल्स और मेथड को स्टोर करता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप को स्टोर करता है, और रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। साथ में तुम यहाँ पर ये बोल सकते हो कि उसका जो मेमोरी है वो फिक्स होता है। वही तुम यहाँ पर अगर हीप का बात करोगे तो वहाँ पर स्टोर्स ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस, मैनेज गार्बेज कलेक्टर, मैनेज बाय गार्बेज कलेक्टर, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है इसमें। और यहाँ पर हम लोग का डायनेमिक मेमोरी है, तो हम लोग का मेमोरी लिमिटेड नहीं रहता है, हम लोग का अनलिमिटेड मेमोरी होता है, तुम जितना बड़ा बनाना चाहो बन जाएगा तुम्हारा। तो ये चीज होता है।
अब ये चीज एक तरह से बोलो क्यों होता है। देखो यहाँ पर क्यों होता है, इसमें क्या है, बच रहा है हम लोग क्या काम। लाइक जैसे अभी हम लोग इसको रन कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग का ऑब्जेक्ट देखो, अगर यहाँ पर लिमिटेड मेमोरी है बोले स्टैक में, तो क्या होता है बेसिकली। अगर इसको हम फिर से बताना चाहें इस पॉइंट पे, तो देखो एक चीज है ना, तुम लोग समझ में आएगा ये चीज कि क्या हो रहा है, क्यों हम लोग मेमोरी में हम लोग स्टैक और क्यू का स्टैक और हीप का यूज कर रहे हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर आए, पहले तो हम लोग इसको रन करेंगे, तो इसके लिए एक मेमोरी का एलोकेशन हो गया, बन गया ये। जैसे हम यहाँ पे गए, तो यहाँ पर हम लोग किस मेथड का किस क्लास का यूज कर रहे हैं, टेस्ट का, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने आप कोड। यहाँ से हट के यहाँ आ गया कि हम लोग को इसका ऑब्जेक्ट बनाना है अभी। तो इसके अंदर जाके इसको देखेगा, पहले इसको देखेगा कि ये मेथड है। तो ये मेथड अगर है हम लोग का, तो इसका एक यहाँ पर जाके स्टैक क्रिएट होगा एक, ठीक है, ब्लॉक क्रिएट होगा, ये रन होगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर वो सारा चीज प्रोसेस हुआ, ठीक है। फिर ये चीज होगा, ये भी जाएगा और यहाँ पर एक ब्लॉक बनाएगा। अब यहाँ पर देखो मेमोरी मैनेज कैसे होता है। जैसे ही ये प्रोसेस यहाँ पर एंड हुआ, फिर वापस यहाँ जाएगा। जैसे ही ये टास्क हुआ, तुरंत ये वाला गायब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर। तो स्टैक खाली हो गया, ठीक है। ये वाला प्रोसेस जैसे ही एंड हुआ, ये वाला भी बाहर, स्टैक खाली हुआ, हो गया। अब जैसे ही लास्ट प्रोसेस मतलब कि ये मेन फंक्शन है वो भी खत्म हो गया, मतलब कि यहाँ पर जैसे पहुंचा कंपाइलर इसको रीड करते करते, ये वाला भी बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग का स्टैक हमेशा भरा हुआ नहीं रहेगा, हम लोग का स्टैक खाली होते रहेगा। और यहाँ पर जो होता है ये गार्बेज कलेक्टर के थ्रू खाली होता है। अब गार्बेज कलेक्टर क्या चीज है, अब गार्बेज कलेक्टर के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, गार्बेज कलेक्टर होता क्या है। देखो, गार्बेज कलेक्टर सिर्फ एक जावा में ऐसा फंक्शन पाया जाता है, एक फीचर है बोल सकते हो, एक जावा का फीचर है, जो कि ऑटोमेटिकली क्या करता है, हम लोग का मेमोरी को मैनेज करता है, मेमोरी को हम लोग का खाली करता रहता है बीच बीच में। होता क्या है बेसिकली, अब समझो यहाँ पर तो स्टैक एंड क्यू का हम लोग स्टैक का हम लोग प्रोसेस यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग का खाली होते जा रहा है। बट अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो ये मेमोरी कैसे खाली होगा, जब हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। अब तुम लोग एक चीज याद करोगे, जब हम लोग सी के साथ काम करते थे, सी लैंग्वेज के साथ, तो कभी कभी तुम लोग जब कोड करता हो शुरुआत में, तो अगर हम लोग इंट ए इक्वल्स टू 5 लिखे हम लोग एक कोड में, फिर इस कोड को हम लोग डिलीट कर देते थे, नया से लिखते थे, अगर ए का वैल्यू को हम लोग प्रिंट करना चाहते थे, तो पहला वाला कोड का जो वैल्यू था वो आ जाता होगा। कोई इसको गौर किया कभी, फर्स्ट ईयर में जब सी का प्रोग्राम करते हो तब। इससे बचने के लिए हम लोग क्लियर करके एक कोड था उसको यूज करते थे, CLR करके था कुछ, या फिर एक और था जो क्लियर करता था वो चीज, इससे बचने के लिए। ये क्यों होता था बेसिकली, क्योंकि हम लोग का मेमोरी जो था वो खाली नहीं होता था। हाँ वही CLRS करके, ठीक है, वो चीज होता था। क्योंकि हम लोग का मेमोरी खाली नहीं रहता था, हम लोग इसका यूज करके मेमोरी को खाली करते थे, अपने आप खाली नहीं होता था सी लैंग्वेज में। तो इसी का हम लोग का जावा में थोड़ा सा अच्छा बनाया, इसको इनहेंस किया, कि जावा इसको अपने आप मैनेज करता है यूजिंग मेमोरी गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर एक बहुत अच्छा टॉपिक है जावा के लिए, और ज्यादातर इंटरव्यू में गार्बेज कलेक्टर के बारे में पूछता है कि गार्बेज कलेक्टर कैसे काम करता है, ठीक है। तो गार्बेज कलेक्टर बेसिकली करता क्या है, जब तुम्हारा ये जो हीप मेमोरी होता है इसमें काम करता है बेसिकली, जब तुम्हारा ऐसा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना हुआ रहता है जिसका अब आगे कोई काम नहीं है, यूज नहीं है, तब उसको अपने आप क्या करता है, बाहर निकाल देता है, उसका जो मेमोरी होता है उसको डीलोकेट कर देता है, समझा। वो चीज करता है गार्बेज कलेक्टर। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको डीप में पढ़ने के लिए सबसे बेसिक यही चीज है कि सिर्फ थ्योरी को लो पढ़ लो, हम भेज देंगे तुम लोग को नोट्स को इसका, गार्बेज कलेक्टर का, इसको पढ़ लेना एक बार। इसके अलावा कुछ नहीं, थ्योरी पार्ट है ये। तो गार्बेज कलेक्टर कैसे काम करता है वो चीज समझ ले एक बार। और और इसमें वैसा कुछ खास नहीं है, बस मेमोरी मैनेजमेंट में इतना ही है कि मेमोरी कैसे मैनेज होता है, और कैसे ये काम होता है, ये वाला, ये पार्ट कैसे रन होता है, ये चीज वो हम बता दिए। बाकी ये जो गार्बेज कलेक्टर है वो कैसे यूज होता है, कैसे रन होता है, वो हम भेज देंगे, तुम लोग देख लेना, पढ़ लेना एक बार, समझ में आ जाएगा अपने आप, क्योंकि हम जैसा लिखे हैं वैसा समझ में आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा एक चीज और है कि गार्बेज कलेक्टर हम बोले ऑटोमेटिकली रन होता है, लेकिन गार्बेज कलेक्टर को हम लोग जावा में सीधे अपने से बुला भी सकते हैं, रन भी करवा सकते हैं। हम लोग को यूज करना होगा सिस्टम
डॉट जीसी का, अगर हम लोग ये कोड को यूज करते हैं तो हम लोग गार्बेज कलेक्टर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि देखो, हम लोग फोर्सफुली रन नहीं कर सकते गार्बेज कलेक्टर, ये भी याद रखना। कभी कभी पूछता है इंटरव्यू वगैरह में क्या क्या हम लोग गार्बेज कलेक्टर को फोर्सफुली, मतलब कि अपना मर्जी से रन कर सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा नो। हम लोग इसको अपना मर्जी से रन नहीं कर सकते हैं। हम लोग बस एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम लोग को गार्बेज कलेक्टर चाहिए, यहाँ पर यूज करना है। अगर जो इसका जेवीएम है वो समझेगा कि हाँ सच में यहाँ पर यूज है इसका, तब इसको रन करेगा, वरना वो ऑटोमेटिकली रन होगा। अब कौन कौन सा कंडीशन में ये ऑटोमेटिकली रन होता है? पहला कंडीशन हम लोग का होता है कि जब हीप फुल हो जाए, मतलब कि ये जो मेमोरी है वो फुल हो जाता है, तब ऑटोमेटिकली रन होता है एक तो। दूसरा होता है हम लोग का कि कोई भी क्या बोले, एक्टिव रेफरेंस नहीं। मान लो जैसे हम क्या बताएं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट होता है, उसका एड्रेस यहाँ पर स्टोर होता है। लेकिन अगर हम जैसे बताएं कि ये जब काम खत्म होगा इसका, तो ये अपने आप आउट हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा, हट जाएगा यहाँ से मेमोरी से। तो जब यहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट हुआ उसका रेफरेंस यहाँ है ही नहीं, तब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप गार्बेज कलेक्टर इसको हटाते जाएगा। ये काम होता है। और दूसरा एक लास्ट क्या होता है, कब होता है ये रन? जबकि जेवीएम डिसाइड करता है कि हाँ ये नेसेसरी है कि अब रन करो इसको। जेवीएम के पास भी इतना है कि वो खुद से इसको रन करता है। हम लोग भी इसको डेवलपर, एज ए डेवलपर हम लोग इस कोड के थ्रू रन कर सकते हैं, बट हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं रन करने का। हम लोग फोर्सफुली रन नहीं कर सकते हैं। तो अगर गार्बेज कलेक्टर के बारे में लिखना चाहो तो हम बता दें क्या लिखोगे। गार्बेज कलेक्टर, जो इसका बेसिक काम है वही इसका डिफिनेशन हो जाएगा। तो गार्बेज कलेक्टर, कलेक्टर जिसको हम लोग बेसिकली जीसी बोलते हैं, इन जावा इज एन ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट feature that reclaims memory occupied by objects that are no longer in use। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का अब यूज नहीं हो रहा है उसको खाली करते जाता है। दिस हेल्प्स प्रिवेंट मेमोरी लीक्स, ओके, मेमोरी लीक्स एंड improve application efficiency। देखो सच बात है, यहाँ पर अगर मेमोरी खाली होते जाएगा तो हम लोग का एप्लीकेशन ज्यादा अच्छा से रन कर पाएगा, ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, ये चीज होता है। तो इसीलिए गार्बेज कलेक्टर का यूज होता है, जो कि ऑटोमेटिकली हम लोग का मेमोरी को मैनेज करता है। रिक्लेम मेमोरी का मतलब ये हुआ कि जो मेमोरी भर गया है उसको खाली करेगा, उसको फिर से यूज में लाएगा, उसको हम लोग रिक्लेम बोलते हैं। ठीक है, रिक्लेम मेमोरी। ऑक्यूपाइड बाय ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है उस मेमोरी को ऑक्यूपाइड किया है, तो उसका अगर यूज नहीं हो रहा है, तो वही चीज लिखा हुआ है दैट आर नो लॉन्गर इन यूज, जिसका और कोई यूज नहीं है अब, उसको वो हटाते जाता है, खाली करते जाता है। समझ में आया? किसी कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? तो ये थ्योरेटिकल पार्ट था, इसको एक बार देख लेना, तुम लोग समझ लेना। कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हो। वैसे हम कुछ भेजे थे ग्रुप में, तुम लोग कोई कौन देखा उसको? मतलब कुछ क्वेश्चन वगैरह था टीसीएस का। कौन कौन देख चुका है उसको? अब बताओ, तुम लोग जो पढ़े हो या फिर कभी भी पढ़े हो, मेरा से पढ़े नहीं बोल रहा हूँ, कभी भी पढ़े हो, उससे कुछ भी चीज डिफरेंस है उसमें? हम लोग जो बेसिक पढ़ते हैं वही चीज इसमें है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी इंटरव्यू को क्रैक करना बहुत आसान है। बस यही है कि तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड या फिर तुमको कितना याद रह रहा है वो इम्पोर्टेंट है। सारा क्वेश्चन एकदम इजी था है वहां पर। पहला क्वेश्चन क्या था? टेल मी अबाउट योर सेल्फ। चलो वो तो हम लोग का इससे है ही नहीं बेस।
प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जब भी तुम हम इसलिए बोलते हैं हमेशा प्रोजेक्ट बनाओ, जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन होगा वो आएगा वहां पर इंटरव्यू समय। ऊप्स का कॉन्सेप्ट, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम अगर जा रहे हो लेके, तो ऊप्स का कॉन्सेप्ट आएगा ही तुम्हारा उसमें इंटरव्यू में। लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल, सबको पता है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। व्हाट इज स्टैटिक, अगर जावा का बात हो रहा है तो यहाँ पर व्हाट इज स्टैटिक का बात आ रहा है, तो बताए थे हम 2-3 बार बता चुके स्टैटिक क्या होता है। फिर है कोड फॉर इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के लिए कोड, यहाँ पर कोड ऑफ फॉर इनहेरिटेंस बोला है। इनहेरिटेंस का टाइप और उसका क्या क्या मतलब होता है, कैसे परफॉर्म करते हैं वो भी पूछ सकता है यहाँ पर। व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो भी पता है तुम लोग को। व्हाई डू वी यूज अ कंस्ट्रक्टर इन जावा, जावा में कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करते हैं वो भी पता है। ठीक है। कोड फॉर फेबिनास्की सीरीज, वो चीज हम लोग बताएंगे जब डीएसए पार्ट करेंगे तब बता देंगे। एसक्यूएल क्वेरी फॉर वाइल्ड कार्ड, वो एसक्यूएल का पार्ट है, तुम लोग उससे देख लेना अच्छा से। बाकी डिफरेंस बिटवीन इंडेशन एरर एंड सिंटेक्स एरर, वो चीज थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, वो पढ़ना पड़ेगा। बाकी तुम्हारा एचआर राउंड में सेल्फ इंट्रो, वाई टीसीएस एंड टीसीएस का सीईओ कौन है, ये सब मतलब कंपनी के बारे में तुमको जान होना चाहिए थोड़ा सा पता। तो ये सारा चीज था। तो किसको किसको लग रहा है कि इस इंटरव्यू में अगर तुम लोग बैठता तो एटलीस्ट निकाल लेता। देखो इसमें हम बताए, अगर इसमें 10 क्वेश्चन है, तो अगर तुम 6 का भी आंसर सही देता ना 100% सही, मतलब कि उसको सेटिस्फाई करता 6 भी आंसर के साथ, तो तुम सेलेक्ट हो जाता। किसको किसको लग रहा है कि हो जाता। किसी भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि हो जाता। तो थोड़ा सा पढ़ाई करो। चलो एक आया कम से कम कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ हो जाता। चलो 8 गो का जवाब देता, अरे तुम 10 में 6 भी अगर देते हो तो आई गेस कि, अगर देखो क्वेश्चन का लेवल देख लो तुम लोग खुद, क्वेश्चन का लेवल ज्यादा टफ नहीं रहता है टीसीएस वगैरह में। बस यही है कि तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड और तुमको कितना याद रह रहा है, वो चीज को चेक कर रहा है तुम्हारा। अब ये इतना तुम क्वेश्चन बोले, तुम लोग एकदम नॉर्मल क्वेश्चन हो गया ये सब, बेसिकली एकदम नॉर्मल। बस अगर तुम अपना प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन को स्ट्रांग करते हो, मतलब कि अपना प्रोजेक्ट को अच्छा बना लेते हो, उसके बाद तुम अगर उस कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो अच्छा से, और अगर तुम कंस्ट्रक्टर वगैरह तुम पढ़ भी करोगे, अगर तुम उस कॉन्सेप्ट जान रहे हो तो ये सब चीज तुम आ ही जाएगा, इनहेरिटेंस वगैरह। फिर कोडिंग का क्वेश्चन बस एक ही है कि फिबोनाची सीरीज को कोड करना है तुमको। अगर तुम डीएसए पढ़ रहे हो थोड़ा सा भी, तो सबसे पहला 2-3 टॉपिक में ही तुम्हारा फिबोनाची की सीरीज आ जाता है, तो वो तुम करोगे ही। तो बस बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अरे कितना लोग को लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन तो इजी है, मतलब कि हम लोग पढ़े हैं सबको। देखो अगर तुम लोग को लग रहा है ये चीज क्वेश्चन इजी है, पढ़े हैं सबको, उसके बाद भी अगर तुम लोग को लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो ये तुम लोग का अंदर का गलती है कि तुम लोग उसको ध्यान नहीं दे रहे हो कोई भी चीज में। हम इसीलिए बोल रहे हैं प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों को लेके चलो साथ में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी रहेगा, थ्योरी क्वेश्चन भी रहेगा। अब देखो यहाँ पर ये चीज है, अगर तुमको लोकल वर्सेस वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल पूछता है, तुम वहां पर बताने की जगह उसको कोड करके भी दिखाता हो, मतलब पेपर में लिख के बताता हो कि हाँ ये ग्लोबल होता है, ये लोकल होता है, ऐसे ऐसे यूज करते हैं इसको, तो वो समझ जाएगा और ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा उस जगह पे। तुमको उसको हर चीज को इंग्लिश में एकदम एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो वहां पर रहता है इंटरव्यूअर, वो बस इतना जानना चाहता है कि तुमको आता है कि नहीं ये चीज। तो इसीलिए हम बोलते हैं अगर तुम कोडिंग नॉलेज है तो तुमको थ्योरी तो आ ही जाएगा, तुम वहां पर बोल ही लोगे, मतलब तुम इंग्लिश बोलने आता है और कोडिंग करने आता है तो तुम बोल लोगे वहां पर। तो इसीलिए हम बोलते हैं प्रैक्टिकल में ज्यादा ध्यान दिया करो। तुम अगर इनहेरिटेंस का पूरा एक्सप्लेनेशन बोलने जाओगे वहां पर याद करके, तो नहीं होगा वो चीज। क्लियर है। तो इस टाइप का हम भेजेंगे, और एक काम कर सकते हो तुम लोग ये चीज भी, जैसे अभी हम इसको भेजे ठीक है, इसमें से जो जो चीज हम लोग किए एक अलग से कॉपी बना लो या कुछ ऐसा, उसमें तुम लोग इसको क्वेश्चन को अपना प्रैक्टिस करके देख सकते हो, अपने से लिखो क्वेश्चन को, खुद से जो आंसर लिख सकते हो वो लिखो। थोड़ा प्रैक्टिस होगा तुम लोग कभी कभी भी इंटरव्यू में बैठोगे तो याद आएगा, हाँ वहां पर हम ऐसा लिखे थे, ये चीज बोल सकते हैं यहाँ पर, तो वो चीज होगा। तुम क्या आंसर दोगे इसको यो लिखो। ठीक है। ओके देन, कुछ पूछना है पूछो वरना लीव कर सकते हो।